हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? प्लीज़ स्टे एट होम, टेक केयर ऑफ़ यू। आज के इस डिजिटल टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हम बीकॉम थर्ड ईयर के बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल, जो कि है पेपर फर्स्ट, उसका टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस। इसके पहले हम इसी टॉपिक पे 4 से 5 वीडियोस के थ्रू पढ़ चुके हैं। प्रोजेक्ट क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई होता है, कैसे एक प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, एक प्रोजेक्ट के फेल्योर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आज के प्रोजेक्ट में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस, कि एक प्रोजेक्ट सार्थक हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसकी फिजिबिलिटी एनालिसिस हम कैसे करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप न्यू बिजनेस एंटरप्राइज। जब भी कोई नया बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट होता है तो उसकी मेन रिक्वायरमेंट्स क्या है, उससे के लिए हमें मेन आवश्यक तौर पे क्या क्या कार्य पहले करना होता है। तो उसमें आता है कंडक्ट अ फिजिबिलिटी एनालिसिस ऑफ द प्रपोज्ड बिजनेस आइडिया इन रिगार्ड टू मार्केटेबिलिटी, टेक्निकल वायबिलिटी, फंडिंग, लीगलिटीज़। मीन्स जो भी बिजनेस का आइडिया आपके दिमाग में है उसकी फिजिबिलिटी एनालिसिस, उसकी सार्थकता का एनालिसिस आपको करना है। कौन कौन से रिगार्ड से? मार्केटेबिलिटी, मार्केट में वो चलेगा नहीं चलेगा, टेक्निकली वो कितना साउंड है आपका आइडिया, फंडिंग, फाइनेंसिंग, लीगैलिटी मतलब लीगल इश्यूज़ को आप कैसे कंप्लाई करेंगे। इस तरह से आप उसका फिजिबिलिटी एनालिसिस करने के बाद ही बिज़नेस प्लान तैयार करते हैं। और उसके बाद आप बिज़नेस प्लान तैयार करने के बाद में आप ये देखते हैं कि स्टार्टअप प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है। आप नया बिज़नेस शुरू करेंगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। तो प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस क्या है? प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस इज डिफाइंड एज एन इवैल्यूएशन और एनालिसिस ऑफ पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट और प्रोग्राम। मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं, जो भी आपका प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, जो भी आपका प्रोग्राम है, उसका इवैल्यूएशन करना, उसका एनालिसिस करना, मूल्यांकन करना, मार्केट में क्या असर डालेगा, इसका डिमांड पे क्या असर होगा, इसका सप्लाई पे क्या असर होगा, तो उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट मीन्स आप जो काम करने जा रहे हैं उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा। इट इज़ अ स्टडी विच इज़ कंडक्टेड टू असिस्ट डिसीजन मेकर्स। मीन्स जो भी डिसीजन मेकर्स है उनको असिस्ट करता है या उनकी हेल्प करता है, ताकि उनका, देखिए हम जब हमें पता है कि कोई प्रोग्राम, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपने स्टार्टिंग में उसकी फिजिबिलिटी, उसकी सार्थकता एनालिसिस नहीं की, उसको लेकर क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, और अगर आपने ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके अगर आप आगे बढ़ गए, आपका पैसा भी खर्च हो, आपके रिसोर्सेज भी खर्च हो रहे हैं, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, एफर्ट्स भी वेस्ट हो रहे हैं, और पता लगे कि आप आकर किसी ऐसे पॉइंट पे अटक गए जो आपको पहले ही एनालाइज कर लेना चाहिए था। तो इस तरह की कोई समस्या ना आए उसके लिए हम पहले ही किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसके सक्सेसफुल कंप्लीट होने या नहीं होने की पॉसिबिलिटी, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए फेवरेबल है, क्या फेवरेबल नहीं है। ये जो फिजिबिलिटी एनालिसिस है ये डिसीजन मेकर्स को असिस्ट करता है, उनकी हेल्प करता है प्रॉपर डिसीजन लेने में, इन डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट टू इम्प्लीमेंट ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और प्रोग्राम। इस फिजिबिलिटी एनालिसिस के थ्रू ही हम यह डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की सोच रहे हैं वो हमें स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी। The feasibility study is based on extensive research on both the current practices and proposed project program and its impact on the existing operation. मीन्स यह एक डिटेल, एक्सटेंसिव, बहुत बारीकी से हम इसमें अध्ययन करते हैं कि हमारा जो अभी करंट प्रैक्टिसेस क्या है, करंट में हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्या है, और हम जो नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं वो क्या है। मीन्स दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों से क्या डिफरेंस आने वाला है, दोनों की एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, दोनों की वर्किंग में क्या डिफरेंस है। आप जब नया प्रोजेक्ट लेकर आएंगे तो उससे आपका बिज़नेस का जो ऑपरेशंस है, बिज़नेस का जो संचालन है, उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, क्या आपका मार्केट शेयर इंक्रीज़ होगा।
तो इस तरह से हम एक्सटेंसिव रिसर्च बहुत ही बारीकी से अध्ययन करते हैं करंट प्रैक्टिसेस पे और प्रपोज्ड पे, जो आपका आने वाला प्रोग्राम है उसके ऊपर। The feasibility study will contain extensive data related to financial and operational impact। इसमें मेनली डेटा होगा आपका फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इम्पैक्ट का, एंड इट विल इंक्लूड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बोथ द करंट सिचुएशन एंड प्रपोज प्लान। अभी आप जो प्रैक्टिस काम में ले रहे हैं उसके क्या बेनिफिट्स है, लेकिन आप क्यों चेंजेस करना चाह रहे हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या है, और जब आप चेंजेस कर देंगे तो उसके क्या एडवांटेज आपको मिलने वाले हैं और उससे क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। और उससे अलावा फिनेंशियल एंड ऑपरेशनल इम्पैक्ट मीन्स जो भी आपका प्रेजेंट सिचुएशन और जो भी आपका प्रोजेक्ट सिचुएशन है उन दोनों की फिनेंशियल पोजीशन में क्या चेंजेस होने वाले हैं और संचालन के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। सो दिस इज़ नोन एज प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी, जिसमें हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका की सार्थकता मीन्स उसमें क्या क्या चेंजेस आप लेकर आने वाले हो और आपके बिजनेस से उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस, it's an analysis of a proposed project to determine whether it is feasible and should go ahead। कि हम जो काम करना शुरू करना चाह रहे हैं वो क्या फिजिबल है, क्या हमको उसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या हमको उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस में मेनली हम 4 चीज़ों को पढ़ते हैं। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी मीन्स मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि हम जब नया प्रोजेक्ट लेकर आएंगे तो नो डाउट इससे हमारा एक बार का कुछ ना कुछ कॉस्ट तो आएगा। मतलब आप नया मशीनरी लगाएंगे या नया कुछ बिल्डिंग में कुछ चेंजेस करेंगे, आप अपने इंटरनल लेआउट में कुछ चेंजेस करेंगे या कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आने वाले हैं तो आपको उसमें कुछ ना कुछ मनी इन्वेस्ट करना रहेगा। सो दैट इज़ योर कॉस्ट। अब उस प्रोजेक्ट से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे। सो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट मीन्स कितना पैसा आप उस नए प्रोजेक्ट पे लगाने वाले हैं, कितना फाइनेंस उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं और वो फाइनेंस आपको क्या रिटर्न देने वाला है। सो दिस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज कम्स अंडर इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, आर्थिक सार्थकता एनालिसिस। फिर आता है टेक्निकल फिजिबिलिटी मीन्स जो भी टेक्निकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो उसमें आप पढ़ेंगे रिस्क असेसमेंट एंड सोल्यूशन, उससे रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकती हैं और उनके क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। फिर आता है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, संचालन से रिलेटेड कि आप जो प्रोजेक्ट नया लेकर आने वाले हैं उसमें जो भी गतिविधियाँ होगी, जो भी एक्टिविटीज़ होगी उनको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, उसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी और आप उससे क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में आता है स्केड्यूल फिजिबिलिटी। स्केड्यूल फिजिबिलिटी में आता है टाइमलाइन एस्टिमेशंस, आप प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करेंगे, आपका प्रोजेक्ट कब तक चलेगा, कब ख़त्म होगा और उसके अलावा आप उस प्रोजेक्ट की डेडलाइन पे ख़त्म होने के क्या क्या चांसेस हैं, प्रोजेक्ट को आप एक टाइम जोन में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाए इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, तथा अब केवल प्रोजेक्ट का टाइम पे ख़त्म होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम फिजिबिलिटी स्टडी को मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कुछ जो लीडर्स हैं, कुछ मैनेजर्स जो हैं इस स्टडी में एक लीगल फिजिबिलिटी भी डिवाइड करते हैं कि जो भी लीगल सिचुएशंस है, जो भी हमारी यहाँ की संवैधानिक कानून व्यवस्था है, जो भी हमारे यहाँ लॉ बने हुए हैं, जो भी लाइसेंस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसमें आपका प्रोजेक्ट कितना कॉम्फर्टेबल है। तो देखिए सबसे पहले आता है मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, मार्केट रिसर्च, क्योंकि हम जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आएंगे तो फाइनली उससे आपका मार्केट इम्पैक्ट होने वाला है। सो मार्केट रिसर्च इज़ द सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग ऑफ डेटा अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी आपके प्रोजेक्ट में नई गुड्स या नई सर्विसेज या नई टेक्नोलॉजी वाली गुड्स बन के आ रही हैं उससे आपका जो भी मार्केट कैसे इफ़ेक्ट होगा, उस मार्केट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करने वाले हैं। हो सकता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर ही ना हो पाए कि ऐसे कोई नए फीचर्स वाला प्रोडक्ट आया है, आप कैसे उसका एडवर्टीज़मेंट करेंगे, कैसे पब्लिसिटी करेंगे तथा कैसे कस्टमर्स को बाध्य करेंगे कि वो पुराना प्रोडक्ट छोड़कर आपका नया प्रोडक्ट खरीदे।
मीन्स आप अपने कंपटीशन में कैसे स्टैंड करेंगे, तो आपको मार्केट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उन प्रॉब्लम्स को गैदर करना, प्रॉब्लम्स के रिकॉर्डिंग करना और उसको एनालाइज करना. सो मार्केट रिसर्च इज़ द मीन्स बाय विच those who provide goods and services keep themselves in touch with the needs and wants of those who buy these goods and services. मतलब जो लोग इन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं उनकी क्या नीड्स है, उनकी क्या वांट्स है, उनसे टच में रहना. कौन रहेगा इनसे टच में, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. मतलब एक तरफ तो है प्रोड्यूसर और दूसरी तरफ है कंज्यूमर. तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, इन दोनों के बीच में एक कॉन्टैक्ट मेंटेन होता है थ्रू द मार्केट रिसर्च. मार्केटिंग में क्या क्या क्वेश्चंस मार्केटिंग में जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनको हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझ सकते हैं. लाइक मार्केट क्या है, मार्केट हम कह सकते हैं कि आपका जो कस्टमर बेस है. देखिए, वैसे जो हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में अगर बात करें तो मार्केट कोई फिजिकल प्लेस नहीं है. किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड, सप्लाई और उसका प्राइस, इन तीनों का जो एक अरेंजमेंट है, इन तीनों का जो मीटिंग पॉइंट है, जहाँ पे बहुत सारे बायर्स है, बहुत सारे सेलर्स है और किसी प्रोडक्ट का पर्टिकुलर मार्केट प्राइस है, तो इस प्रॉपर अरेंजमेंट को हम कहते हैं मार्केट. अब आपके प्रोडक्ट के जैसे ही प्रोडक्ट बनाने वाले जो भी सप्लायर्स है वो आपके हो गए कॉम्पिटिटर्स. मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स बनाने वाले, दैट आर योर कॉम्पिटिटर्स. आपके प्रोडक्ट को बाय करने वाले जो कंज्यूमर्स है, जो कस्टमर्स है, दैट आर योर टारगेट ऑडियंस. व्हाट डू कंज्यूमर्स वांट, कस्टमर्स क्या चाहते हैं, कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट में नए फीचर्स के तौर पर क्या चाहते हैं और उनको कॉम्पिटिटर्स क्या ऑफ़र कर रहे हैं. कॉम्पिटिटर्स आपके प्रोडक्ट के लिए क्या कॉम्पिटिटर्स जो है वो अपने प्रोडक्ट में क्या नए फीचर्स दे रहे हैं. देन व्हाट इज़ योर USP, मीन्स आप जो नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं उसमें आप क्या फीचर्स ऐसे ढूंढ रहे हैं जो आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं. आपका पोटेंशियल क्या है, आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है जो आपको कॉम्पिटिटर्स से अलग बनाती है. आपका प्राइस अट्रैक्टिव है या नहीं, आपके फीचर्स ऐसे कुछ है कि नहीं कि आपको कॉम्पिटिटर्स से थोड़ा अलग बनाएंगे. दैट इज़ नोन एज पोजीशनिंग. आप अपने प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर्स के दिमाग में पोजीशन करेंगे. व्हाट डू कस्टमर्स थिंक यू ऑफर देम, बेटा आप जो ऑफ़र कर रहे हैं वो तो आपको पता है, कस्टमर्स को कितना पता है कि आप उनको क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं. मतलब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की प्रॉपर एडवर्टीजमेंट, प्रॉपर मार्केटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मार्केटिंग. मार्केट रिसर्च के मेथड्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, फील्ड रिसर्च एंड डेस्क रिसर्च. फील्ड रिसर्च मीन्स आप जो टारगेट कस्टमर्स है उनके बीच में जाकर उनसे डायरेक्ट आप अपने सवालों का जवाब लेकर आते हैं. तो वो हो सकता है पर्सनल इंटरव्यू. आप कुछ लोगों को हायर करें, वो आपके टारगेट कस्टमर्स से मिले, उनसे बातचीत करें. सो दैट इज़ नोन एज पर्सनल इंटरव्यू. टेलीफोनिक इंटरव्यू में आप अपने कुछ कस्टमर्स के डेटाबेस निकाल सकते हैं, उनके टेलीफोन नंबर निकाल सकते हैं और उसके बाद में आप उनसे फ़ोन पर पूछ सकते हैं कि लाइक मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, हमारा प्रोडक्ट की कौन कौन से फीचर से आप सेटिस्फाइड है, आप क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. तो इस तरह से दैट इज़ नोन एज टेलीफोनिक इंटरव्यू. आप चाहें तो आप पोस्टल सर्वे भी कर सकते हैं. जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ईमेल के थ्रू हम देखते हैं बहुत सारे हमारे पास ईमेल्स आते हैं जिसमें किसी प्रोडक्ट की रेटिंग, किसी कस्टमर सर्विस एजेंट की रेटिंग आपसे पूछते हैं. सो दैट इज़ पोस्टल सर्वे. एंड परचेज सर्वे. परचेज सर्वे में ये हो सकता है कि जिन लोगों ने आपका प्रोडक्ट परचेज़ किया है वो उससे कितना सेटिस्फाइड है, वो आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज से कितना सेटिस्फाई है, वो फ्यूचर में लोगों को इसके बारे में रिकमेंड करते हैं या नहीं रिकमेंड करते हैं. सो दैट इज़ परचेज सर्वे. सो इस तरह से दीज आर दी मेथड्स ऑफ फील्ड रिसर्च. डेस्क रिसर्च में होता है कि आपको कहीं फील्ड में नहीं जाना, आप अपनी डेस्क पे बैठे बैठे रिसर्च कर सकते हैं. तो इसमें सबसे पहले आता है इंटरनल सोर्सेज. इंटरनल सोर्सेज में आता है सेल्स फिगर्स. आप पुराने सालों के सेल्स फिगर्स उठाइए और उनसे कुछ मीनिंगफुल डेटा कंक्लूड कीजिए. आपकी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है को कितना माल आपने सेंड किया है, प्लस कस्टमर्स की जो कमेंट्स एंड कंप्लेंट्स आती है
जैसे हम देखते हैं कि ऑनलाइन सर्विस में जो हम कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो कस्टमर रिव्यूज़ होते हैं, उसी तरह से जो भी फेमस और नोन कंपनीज़ हैं उनकी वेबसाइट्स के ऊपर कस्टमर रिव्यूज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद में आता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स रिपोर्ट्स। आपके जो भी सेल्स एजेंट्स हैं, जो भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो होलसेलर्स और रिटेलर्स को जाकर गुड्स सेल करते हैं, इवन होलसेलर और रिटेलर्स भी एक तरह से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो आप उनकी रिपोर्ट्स के बेसिस पे भी मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं। ऑनलाइन रिसर्च के में आप सर्च इंजन्स लाइक याहू, गूगल, इन सर्च इंजन्स पे आप अपने क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं, उससे आप कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। न्यूज़पेपर से आप निकाल सकते हैं। इवन जो यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे स्टूडेंट्स रिसर्च वर्क करते हैं, पीएचडी करते हैं, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करते हैं, वहाँ से भी आप डेटाबेस निकाल सकते हैं। वो डेटा ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद में प्रिंटेड रिसर्च लाइक बिज़नेस की जो डायरेक्टरीज़ हैं, बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स, कौन सी बिज़नेस में कितना क्या प्रोडक्शन हो रहा है, कितना क्या सेल्स है, क्या फॉल हो रहा है प्राइसेस में, सो दैट आर बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स। इसमें आप शेयर मार्केट को भी स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद में इंडस्ट्रियल मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स। जो इंडस्ट्रियल मार्केट है, पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ जो होती है लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो इनकी जो मार्केट रिसर्च से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको भी आप डेस्क रिसर्च में इंक्लूड कर सकते हैं। सो देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट मेथड्स, डेस्क रिसर्च जिसमें है इंटरनल रिसोर्सेज, ऑनलाइन एंड प्रिंटेड, और जो फील्ड है उसमें आप अलग अलग तरह से इंटरव्यू ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी मार्केट को पूरी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। मार्केट एनालाइज करना आपके फिजिबिलिटी एनालिसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इसलिए है क्योंकि बिना मार्केट को स्टडी किए आप पता नहीं लगा सकते कि आप जो प्रोजेक्ट दिमाग में लेकर चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल होने वाला है। सो इसके बाकी के जो फैक्टर्स हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।